हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रगामी तरंग। यांत्रिक तरंगे के जस्ट बाद ये चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 26 है, यानी 26। ठीक है, यांत्रिक तरंगे हमने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड हम सब लोग आज पढ़ेंगे प्रगामी तरंग। यानी तरंगे अगर हम सब लोग गति के बेस पर देखें तो दो तरीके की होती है। तरंग मतलब ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ऊर्जा का संचरण होना। तो ऊर्जा का संचरण जो है, ध्यान से समझिए, ऊर्जा का संचरण अगर वेग की बात की जाए, ठीक है, तो वो दो तरीकों से होता है। पहला, वेग के आधार पर ऊर्जा का संचरण दो प्रकार का होता है, यानी तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रगामी तरंग और दूसरी अप्रगामी तरंग। प्रगामी तरंग को इंग्लिश में प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं और अप्रगामी तरंग को स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। अब प्रोग्रेसिव वेव है तो नाम से ही समझिए, प्रोग्रेसिव यानी प्रोग्रेस करते हुए जाते हैं, यानी कण जो होते हैं वो गति करते हैं। बात समझिए, कण गति करने का मतलब ये है अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं और ऊपर नीचे कंपन करने से तरंगे आगे बढ़ती है, यानी ऊर्जा का संचरण होता है, संवेग का संचरण होता है। क्लियर बात। और दूसरी होती अप्रगामी तरंग, जो कि स्टेशनरी वेव्स होता है। स्टेशनरी मतलब वहां पर कण जो होता है वो रुका हुआ होता है। ध्यान से समझना, कण जहां पर जाएगा घूम फिर के फिर से वहीं पर आ जाएगा, तो वो होता है स्टेशनरी वेव्स। चलिए हम सब लोग डिफिनेशन देखते हैं प्रगामी तरंग की। तो वह तरंग जो माध्यम में संचरित होने पर निश्चित चाल से, समझिए बात, चाल क्या होती है? निश्चित, ठीक है, फिक्स होता है वेग, आगे बढ़ती रहती है, प्रगामी तरंग कहलाती है। इसका एग्जाम्पल आप सब लोग ले सकते हैं। एक रस्सी को लीजिए और रस्सी को, तनी हुई रस्सी को लीजिए और एक बार ऊपर से नीचे तक खींच करके छोड़िए, ऊपर से नीचे तक ऐसे ऐसे करिए, तो उसमें जो तरंगे बनती हैं, तो रस्सी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जाएगी, ऊपर नीचे ऐसे, तो वो बनेगी तरंग, प्रगामी तरंग। एक तालाब में पत्थर फेंक दीजिए तो उससे लहरें जो बनेंगी वो होती हैं प्रगामी तरंग। समझ में आई बात? कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे लेकिन जो तरंग बनेगी वो सामने की ओर, लहरें जो बनती हैं वो सामने की ओर। ठीक है, लहरें मतलब तरंग, ऊर्जा जो जाती है वो सामने की ओर। इसके विशेषताओं के बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। तो विशेषता नंबर 1 है, प्रगामी तरंग के द्वारा माध्यम के एक भाग से दूसरे भाग तक, एक भाग से दूसरे भाग तक ऊर्जा का संचरण होता है, ऊर्जा और संवेग दोनों का। ठीक है, अब प्रगामी तरंग का संचरण होने पर माध्यम के कण अपनी स्थिति के दोनों ओर निरंतर कंपन करते हैं। एक धागा, एक रस्सी तना हुआ तार ले लीजिए, उसको खींच करके छोड़िए तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, या एक स्प्रिंग को खींच करके छोड़ दीजिए तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, मतलब दोनों ओर जो है निरंतर कंपन करते रहते हैं। क्लियर बात। अब आगे, प्रगामी तरंग अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती है। अनुप्रस्थ की एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो जल तरंगे, जल में उत्पन्न तरंगे। अनुदैर्ध्य की बात करेंगे तो स्प्रिंग तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे, ये सभी अनुदैर्ध्य होते हैं। ठीक है, तो ये है प्रगामी तरंग। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं, हम सब लोग तरंगाग्र के बारे में समझते हैं। एक नई चीज है, इसको इंग्लिश में वेव फ्रंट कहते हैं, तरंगाग्र। ठीक है, ये होता क्या है, किसी क्षण, अब समझिए बात, अगर कण कंपन कर रहे हैं लगातार, तो कोई एक ऐसा समय जहां पर कण एक साथ कंपन कर रहे हों, एक साथ ऊपर नीचे आ जा रहे हों, तो उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, सतह जो होती है, उसी को तरंगाग्र कहते हैं। एक दूसरा तरीका, एक ऐसी सतह, ये एक सतह है, इस पर जितने भी कण हैं, वो अगर साथ साथ ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो उसी को हम सब लोग तरंगाग्र कहते हैं। किसी क्षण किसी माध्यम में
खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित कण कंपन की समान कला, कला मतलब होता है वो समान कला का मतलब वो साथ साथ ऊपर जा रही साथ साथ नीचे, उनकी स्थिति और दिशा सेम हो जाए जब, तो उस काल्पनिक पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं किसी क्षण माध्यम के समान कला वाले कणों का बिंदु पथ, एक कण भाई तरंग संचरित हुई, माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं, तो कोई एक फिक्स टाइम पर कण कंपन कर रहे हैं, साथ साथ ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, तो उनको मिला करके, उन कणों को मिला करके जो एक पृष्ठ बनाया जाएगा, जो एक बिंदु पथ बनाया जाएगा, उसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। बस ये समझ लीजिए ये एक पृष्ठ तरंगाग्र है। अब इस पर जितने भी कण हैं वो साथ साथ ऊपर नीचे आए जाएंगे, ये होता है तरंगाग्र। तरंगाग्र को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला होता है गोलीय तरंगाग्र, फिर आता है आपका बेलनाकार तरंगाग्र और फिर आता है समतल तरंगाग्र। ये क्लास 12th में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अब इसके प्रकार। अब नोट में हमने एक पॉइंट लिखा है, तरंगाग्र की आकृति स्रोत की आकृति पर निर्भर करता है। अगर छोटा स्रोत है जिससे तरंग उत्पन्न हो रही है तो तरंगाग्र भी छोटा होगा, बड़ा है तो बड़ा साइज का होगा। ठीक, तो गोलीय तरंगाग्र क्या होता है? तो बहुत आसान है। आप एक बल्ब लीजिए, बल्ब को जला दीजिए और इसके बाद कुछ समय पश्चात, और वो टाइम हमने कितना दे दिया, t समय पश्चात। भाई ये बल्ब है, बिंदु स्रोत है, बल्ब बिंदु स्रोत होता है। ठीक, अब बल्ब बिंदु स्रोत है तो इससे चारों तरफ प्रकाश तरंगे निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? तो एक फिक्स टाइम ले लीजिए, t समय पश्चात। भाई प्रकाश की चाल तो फिक्स होती है, c होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमने कितना टाइम लिया है, t टाइम। अब बताइए दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल कितना है c और समय कितना लग रहा है, t लग रहा है। तो पहला वाला कण भी कितना जाएगा, ct, कितने समय में, t समय में। पहला वाला कण जाएगा ct, क्योंकि c कांस्टेंट है, पहला वाला कण ct दूरी तय करेगा, दूसरा ct, तीसरा ct, चौथा ct, तीसरा अगला ct, सभी लोग दूरियां ct तय करेंगे, सभी लोग इन पॉइंट पर आकर के ठहरेंगे। अब इन पॉइंट को मिलाएंगे तो जो एक सतह बन करके तैयार होगी, दरअसल उसी को हम सब लोग कहते हैं तरंगाग्र। अब क्योंकि ये तरंगाग्र गोलाकार है तो इसीलिए गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। एक एग्जाम्पल और है, एक पत्थर ले लीजिए, पत्थर का टुकड़ा तालाब में फेंकिए, तो पत्थर का टुकड़ा तालाब में फेंकेंगे तो लहरें सामने की ओर बनती हैं, तो उन सामने की ओर जो लहरें बनती है धीरे 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 उनका आकार बढ़ता जाता है। तो जो आकार आता है एक फिक्स टाइम पर, जो एक आकार बनेगा आपको दिखाई देगा, वही होता है आपका गोलीय तरंगाग्र। तो किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न, बिंदु स्रोत से उत्पन्न प्रगामी तरंग की आकृति गोलीय हो, जब किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न प्रगामी तरंग की आकृति गोलीय होती है तो इसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। ये ऐसे बनता है गोलीय तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र कैसे होता है? वह तरंगाग्र जिसका स्रोत रेखीय हो, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। एक ट्यूब लाइट ले लीजिए, ट्यूबलाइट या लेजर लाइट, ट्यूबलाइट देखे हो ना, रॉड, तो उससे जो प्रकाश तरंगे निकलती हैं एक फिक्स टाइम पर आप जाकर के, यहाँ से तरंगे जो निकलेंगी एक टाइम पर जाकर के ये सभी नियत दूरी तय करेंगी। भाई प्रकाश है, प्रकाश की चाल तो नियत होगी, कोई भी तरंग हो उसकी चाल तो अपने आप में सभी। भाई अगर ये ध्वनि तरंग है तो जाहिर सी बात ध्वनि तरंग, ध्वनि से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं उनकी भी चाल तो नियत होगी, माध्यम बदलेगा तो बदलेगी चाल। तो कहीं ना कहीं जाकर के इनका एक बिंदु पथ बनेगा। ये कहीं ना कहीं जितने भी कण हैं या कणों का जो समूह है, यहाँ के कण या यहाँ के कण, यहाँ के कण, यहाँ के कण, अब यहाँ के कणों की बात करेंगे तो ये कण अगर साथ साथ ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं तो इन सभी को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी आपकी तरंगाग्र। तो इसका एग्जाम्पल अभी लेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। समतल तरंगाग्र अनंत दूरी पर स्थित बिंदु या रेखीय स्रोत। अब कोई आप बिंदु स्रोत लीजिए या रेखीय स्रोत लीजिए, अनंत दूरी पर, बहुत दूर पर रखेंगे तो एक समतल दिखाई देगा, वो एकदम प्लेन दिखाई देगा, से उत्पन्न तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं। ये एक ट्यूबलाइट है, इससे तरंगे निकलेंगी तो कुछ समय पश्चात आगे बढ़ेंगी। इधर वाली टी समय में जितने भी तरंगे हैं एक फिक्स जगह पर पहुंचेंगी,
दूरी समान रहेगी, फिक्स दूरी पर ही पहुंचेंगे, क्योंकि समय नियत है, टी समय पश्चात जितना ये इधर जाएगा उतना ये इधर जाएगा, क्योंकि चाल सेम है ना सभी की, तो चाल सेम है। तो इन सभी कणों को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो जो आपका तरंगाग्र बनेगा वो आपका बेलनाकार, क्योंकि बेलन जैसी राड जैसी आकृति लेंगे वैसा आपका तरंगाग्र, तो ये बनेगा आपका बेलनाकार तरंगाग्र। अब कोई भी बेलनाकार तरंगाग्र जो है अनंत दूरी पर हो, बहुत अनंत दूरी पर मतलब बहुत दूरी पर हो, एक राड ले लीजिए बहुत दूर दिखा रख दीजिए तो एक प्लेन जैसा हमको दिखाई देगा, एक बल्ब ले लीजिए बहुत दूर रख दीजिए तो केवल बल्ब ऐसे दिखाई देगा वो जलता हुआ, बाकी हमको नहीं दिखाई देगा। दूर से जब देखेंगे, दूर से देखेंगे एकदम प्लेन दिखाई देगा, समतल दिखाई देगा, तो वो होता है आपका समतल तरंगाग्र, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समतल आवर्त प्रगामी तरंग क्या होता है? समतल आवर्त प्रगामी तरंग क्या होता है? यदि किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग गुजारी जाती है, प्रगामी तरंग आप कोई भी ले सकते हैं, प्रकाश गुजार सकते हैं, ध्वनि गुजार सकते हैं, कोई भी चीज, ठीक है, तो माध्यम के कण एक सरल आवर्त गति करने लगते हैं, इसे ही समतल आवर्त प्रगामी तरंग कहते हैं। तो माध्यम के जितने भी कण हैं एक सरल आवर्त गति, एसएचएम मतलब कण ए माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते, ऊपर जाते नीचे जाते, ऊपर जाते नीचे जाते। जैसे पानी में पत्थर फेंको तो पानी ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ठीक है। अगला वाला पानी ऊर्जा पाता, अगला वाला कण ऊर्जा पाएगा वो भी ऊपर नीचे जाएगा, अगला ऊर्जा आगे बढ़ रही धीरे धीरे, ऊर्जा और संवेग आगे बढ़ रहा, तो कण भी किधर जाएंगे? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कण उसी जगह पर कण गति करते हैं, बस तरंग आगे बढ़ती है, ऊर्जा आगे बढ़ती है। तरंग का मतलब ऊर्जा, तरंग का काम है ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लेकिन कण उसी जगह पर कंपन करते हैं, केवल ऊर्जा आगे बढ़ती है। क्लियर बात? कण उसी जगह पर, एसएचएम मतलब एक सरल रेखा में कंपन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंपन करते हैं, तो ये एसएचएम होता है। इसी को हम सब लोग समतल आवर्त प्रगामी तरंग कहते हैं, इसीलिए समतल आवर्त कहा गया। ठीक है, अब इसका समीकरण क्या होता है? तो इसका समीकरण पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझते हैं। तो एक डायग्राम हमने लिया है, ये एक कोई वायर है, तार है, ठीक है, रस्सी है, और इस पर बहुत सारे कण हैं भाई, बहुत सारे कण, हम सबको तो दिखा नहीं सकते, तो हमने टोटल भाई इनके बीच में भी बहुत सारे कण हैं, लेकिन हम सबको नहीं दिखा सकते। एक रस्सी लेंगे, एक पेन लेंगे, तो पेन में कितने, इतनी ही जगह में कितने सारे कण हैं, छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तो उनमें से कुछ को हमने दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने नाम दे दिया। अब हम जैसे ही इसमें तरंग संचरित कराएंगे, जैसे ही हम इसको खींच करके छोड़ेंगे, ऐसे कर देंगे, इस रस्सी को ऐसे कर देंगे, तो क्या होगा? इसमें लहरें बनेंगी, लहरें बनेंगी, एक तरंग बनेगी। ये तरंग बनेगी कि नहीं बनेगी? तरंग बनेगी, यानी कण की स्थिति बदली। कण कहाँ से गए? ऊपर नीचे ऊपर, भाई कुछ कण ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे, भाई कुछ रस्सी ऊपर जाएगी, कुछ नीचे जाएगी, कुछ ऊपर जाएगी, कुछ नीचे जाएगी। कण उसी जगह पर है, वह कंपन किधर करेंगे? ऊपर नीचे। तो कण एक वही जगह पर है, कण 2 जो है ऊपर चला गया, देखिए कण 2 मिलाइए, ये ऊपर आ गया, कण 3 मिलाइए नीचे आ गया, 4 मिलाइए यहाँ पर, 5 मिलाइए यहाँ पर, 6 मिलाइए यहाँ पर, 7 मिलाइए यहाँ पर, 8 मिलाइए यहाँ पर, 9 मिलाइए यहाँ पर आ गया। यानी माध्य स्थिति से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। क्लियर बात? अब एक ध्यान से बात समझिए, एक हमने मान लिया कोई कण जो है वो टी समय में कहां पर पहुंच रहा है, हम कण 5 की ही बात करते हैं, कण 5 की बात करते हैं, जो अपनी माध्य स्थिति से यानी पॉइंट 1 से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है, ठीक है। और कण 5 के लिए हमने टाइम 1 मान लिया। कण 5 के लिए अगर हम तरंग का समीकरण निकालेंगे, क्योंकि समतल आवर्त प्रगामी तरंग, समतल आवर्त प्रगामी तरंग जो होती है वो एसएचएम होती है। कण कैसी गति करते हैं? एसएचएम। और एसएचएम के लिए तरंग का समीकरण क्या होता है? y बराबर a sin ओमेगा टी। बस ये चीज याद रखिए, सभी के आयाम नियत होते हैं, बस नियत होते हैं आयाम, ये नहीं कि एक का आयाम ज्यादा दूसरे का कम, तब ये प्रगामी नहीं हो पाएगा। ठीक, तो कोई एक हमने कण ले लिया, पकड़ लिया हमने, पकड़ा किसको? 5 को। टी समय पर भाई कण इधर उधर गया, एक रैंडमली हमने मान लिया, सभी कण कौन सी गति कर रहे हैं? एसएचएम। तो पॉइंट 5 कौन सी करेगा? एसएचएम। एसएचएम कर रहा है तो उसके लिए विस्थापन समीकरण y बराबर a sin ओमेगा टी। भाई कुछ समय लगा, इसका आयाम ये आ गया, इस कण का आयाम कुछ और आएगा, ठीक है। तरंग को आयाम फिक्स रहेगा,
अब ये चीज बताइए, जो बिंदु 1 है वो यहां से यहां तक बिंदु 5 तक पहुंचने में कितना समय लेगा? भाई कुछ समय लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। हमने मान लिया कोई और समय हुआ, t1 समय ले लिया उसने। कितना समय ले लिया? t1। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी। 1 और 5 के बीच की दूरी कितनी मानी? x, और बटा चाल। तरंग की चाल किस ओर है? तरंग कितनी चाल से चल रही? v। क्लियर बात? बिंदु 1 को बिंदु 5 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? x अपान v। और बिंदु 5 कितने समय पहले 1 पर थी? बात समझिए, बिंदु 1 5 पर कितने समय पश्चात पहुंचेगी? x अपान v। तो बिंदु 5 कितने समय पहले 1 पर थी? x अपान v समय पहले। जितने समय में ये यहां से यहां पहुंचेगा उतने समय पहले ये यहां पर थी। कौन था? बिंदु 5। रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो बिंदु 5 जब 1 पर था, एक मतलब ये हो गई माध्य स्थिति, यानी मूल अवस्था में था। तो कितने समय पहले था? t समय पर। तो ये कहां पर है? बिंदु 5 यहां पर है। तो इतने समय पहले ये कहां पर था? 1 पर था। तो कितने समय? समय यहां पर तो t है, लेकिन यहां पर जब आएगा तो ये समय क्या हो जाएगा? x अपान v घट जाएगा। तो t माइनस x अपान v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा समय? अगर t की बात करेंगे तो वो कहां पर है? 5 पर। और t माइनस एक्स अपान वी, मतलब t पर तो t समय पर तो 5 है, लेकिन x अपान वी समय पहले कहां पर था? पहले मतलब माइनस पहले, यानी t माइनस एक्स अपान वी पर कहां था? 1 पर था। ये पॉइंट देखना है। तो माना t समय पर कण 5 का विस्थापन समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t, क्योंकि SHM कर रहे हैं ना। और कण 5 x अपान v समय पहले कहां पर? यानी मूल बिंदु, जो कि कहां पर है? कण 1 है जहां पर था। अब विस्थापन समीकरण क्या होगा? तो समय घट गया। ये समय कितना था? t समय। तो हम कितने समय पहले? भाई ये 10 सेकंड के लिए है। अगर 5 सेकंड का कहते तो 10 में से कितना घटा देते? 5। अगर 4 सेकंड पहले कहां था तो 10 में से कितना घटाते? 4। तो x अपान v समय पहले कितना था? तो x में से कितने, ये t में से कितना घटा देंगे? 10 में से जो समय था उसमें से कितना घटा देंगे? x अपान v घटा देंगे। क्लियर बात? ओमेगा उतना ही रखिए। अब ओमेगा का अंदर गुणा करा देंगे। ओमेगा का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, और यहां पर भी अंदर गुणा करा देंगे। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता ही है, पिछले वीडियोस में हमने सब लोग देखा भी है। ठीक है, SHM से तो लगातार यही चलता रहा है। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी डाल दिया, 2 पाई अपॉन टी डाल दिया। अब v बराबर f इंटू लेमडा, पिछले वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी करवाया था। वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध। और आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल, तो f बराबर कह सकते हैं v, f बराबर क्या कहते हैं? 1 अपॉन टी। आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल, तो f की जगह पर बटे का t डाल देंगे। अब अगर इसका गुणा इधर करा देंगे, v और t का गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा? लेमडा। लेमडा बराबर v इंटू टी हो गया। अब ये वैल्यू डाल देते हैं हम सब लोग। यहाँ पर टी वी की जगह पर या वी टी की जगह पर हम कितना डाल देंगे? लैम्डा डाल देंगे। हमने लैम्डा डाल दिया। अब ये हो गया 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्लियर बात? ठीक, 2 पाई अपॉन लैम्डा। भाई टीवी की जगह पर लैम्डा डाल दिया और इनटू में x बचा। अब तरंग संचरण नियतांक ये हमने पढ़वाया था पिछले वीडियो में, जब यांत्रिक तरंगे पढ़े थे तो उसमें डिफिनेशन तरंग गति से संबंधित पढ़वाया था उसमें, कि तरंग संचरण नियतांक कैसे लिखा जाता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। एकांक दूरी पर स्थित, 1 मीटर दूरी पर स्थित जो दो कण होते हैं उनके बीच में जो कालांतर आता है, कोण का अंतर आता है, उसे हम सब लोग कहते हैं तरंग संचरण नियतांक। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या हो गया? k के बराबर। तो ये चीज हमने डाल दिया। तो y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये कब का है? जब कण x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा था। एक कण किस ओर गति कर रहा था? सामने की ओर। अगर पीछे की ओर गति करता तब क्या आता? सामने की ओर तो x प्लस होता है, पीछे की ओर जाएगा तो x का चिन्ह कैसा लेंगे? माइनस। तो x का चिन्ह माइनस करेंगे तो ये माइनस, और यहाँ x वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जब समीकरण की बात करेंगे तो y बराबर a sin ओमेगा t प्लस के एक्स होता है। ये चीज याद रखिए। जहां x क्या है? मूल बिंदु से कण की दूरी। कण कहां पर है? t समय पर कण कहां पर है? मूल बिंदु से x दूरी पर था। जैसे कण 5 जो है t समय पर कहां पर था? मूल बिंदु से x दूरी पर था। मूल बिंदु से x दूरी पर। क्लियर बात? तो ये थे दो डेरिवेशन, मतलब एक ही डेरिवेशन के दो रूप। अब हम सब लोग पढ़ेंगे कलांतर तथा पथांतर में संबंध। ठीक, एक हमने प्रगामी तरंग लिया। माना एक प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है। माध्यम में संचरित होने से t समय में, एक समय हमने मान लिया कि t समय में जो है कण जो है, एक कोई कण कुछ अलग दूरी पर ज्यादा दूरी तय करेगा, दूसरा कम दूरी तय करेगा। भाई एक समझिए बात,
हमने तरंग को संचरित कराया, हमने तालाब में पत्थर मारा, तो कोई पानी ज्यादा ऊंचाई पर गया, कोई पानी कम ऊंचाई पर गया, कोई ज्यादा ऊंची या ज्यादा गहरे गया, कोई कम गया, क्योंकि सबकी चाल अलग अलग होगी, तो चाल अलग अलग होगी भाई। ये है हमारा एसएचएम, तरंग संचरित हुई, माध्यम के कण कंपन करने लगे, तो हमने दो कण लिया, पहला कण एक, दूसरा कण दो। कण दो ने मूल बिंदु से कितनी दूरी तय की, x2 दूरी तय की। कण एक ने कितनी दूरी तय की, x1 दूरी तय की। क्लियर बात। कण एक का t समय में ही हो रहा है, समय फिक्स है, समय फिक्स है, ये ज्यादा दूरी है कम दूरी तय कर रहा है, तो t समय में ही हो रहा है, ठीक, दोनों t समय, ठीक, t समय दोनों के दोनों कर रहे हैं। इसके लिए कलांतर, इसकी स्थिति दिशा अलग है नीचे की ओर, इसकी स्थिति और दिशा अलग है ऊपर की ओर, तो जाहिर सी बात है इसका कला, इसकी कला क्या है φ1, इसकी कला क्या है φ2। अब प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है, प्रगामी तरंग का समीकरण जो होता है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, क्योंकि हम x अक्ष की धन दिशा की बात कर रहे हैं, तो x अक्ष की धन दिशा की बात कर रहे हैं, सामने की ओर प्लस होता है ना, प्लस x, और पीछे की ओर माइनस x होता है। अब बात समझिए, साइन ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन के जस्ट बाद जो लिखा होता है उसको हम कला कहते हैं, क्या कहते हैं, कला। तो यहाँ कला कितनी है कण की, ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई एक रैंडमली कण लिया, अगर हम बिंदु एक कण एक की बात करेंगे तो कण एक के लिए दूरी क्या है x1, समय कितना लगा मूल बिंदु से आने में xt समय। कण दो की अगर हम बात करेंगे, कोई एक, ये प्रत्येक कण, कोई एक रैंडमली कण ले लिएगा उसकी बात, अगर वन की बात करेंगे तो उसके लिए दूरी x1 और समय कितना लगा t। कण दो की बात करेंगे तो उसके लिए दूरी कितनी है मूल बिंदु से x2 और समय कितना लगा, सेम वही t। तो कण एक की कला क्या हो जाएगी φ1, अलग अलग कण है अलग अलग डायरेक्शन में, तो कला अलग। ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, ओमेगा टी समय सेम लग रहा है, ओमेगा तो फिक्स होती है कोणीय आवृत्ति, इसका कोई लेना देना नहीं दूरी से, कि तरंग संचरण नियतांक भी इससे कोई लेना देना नहीं। x दूरी कितनी है कण वन की मूल बिंदु से x1, और कण दो की कितनी है x2, और टाइम दोनों का सेम लग रहा है। अब हमको निकालना है कलांतर, कलांतर निकालना है, यानी कला का अंतर, कोण का अंतर। आप चाहे φ2 से φ1 निकालिए, चाहे φ1 से φ2, कोई मतलब नहीं है, कोई ये नहीं कि मतलब एक का ज्यादा एक का कम, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये चीज मानिए। क्लियर बात। तो ये φ1 माइनस φ2, ज्यादा वाले में से कम वाला जो भी आएगा अंतर ही आएगा। तो कलांतर मतलब कोण का अंतर, कोण कितना है φ1 और φ2, तो φ1 कितना ओमेगा टी माइनस के एक्स, φ2 डालेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला जो माइनस है भाई, ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस का खत्म हो जाएगा, के यहाँ के कॉमन है, x2 से x1 घटा दो, x2 माइनस x1 हो गया। अब के बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और x2 माइनस x1 यानी कि ये क्या है, स्थिति का अंतर दो कणों की, कण एक और कण दो, कण एक और कण दो की स्थिति का क्या है, ये अंतर है। तो x2 माइनस x1 क्या हो गया, डेल्टा x लिख सकते हैं भाई, डेल्टा का मतलब अंतर ही तो होता है, ये किसका अंतर है x का, तो डेल्टा x। अब ये किसका अंतर है फाई का, तो डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई जो कि हमारा कलांतर है, डेल्टा x जो कि पथ का अंतर है, किन पथ का अंतर, किन दो कणों का, कण एक और कण दो में पथ का जो अंतर है, पथांतर है। कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर, ये हो जाएगा इसका डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कलांतर कहेगा तो 2 पाई ऊपर और लैम्डा नीचे, अगर पथांतर कहेगा तो लैम्डा ऊपर और 2 पाई आ जाएगा नीचे। कोण की बात करेगा कोण ऊपर, पथ की बात करेगा तो दूरी ऊपर कोण नीचे आ जाएगा। यहां से आप देख भी सकते हैं, अगर पथांतर कहेगा तो लैम्डा ऊपर 2 पाई नीचे इनटू कलांतर। अब कलांतर और समयांतर में संबंध निकालेंगे, तो माना सेम वही पैटर्न है, कुछ बदलना नहीं है। माना दो कण प्रगामी तरंग के विक्षोभ से या संचरण से मूल बिंदु से x दूरी पर गति करते हुए पहुंच जाते हैं। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच गए दोनों कण, x दूरी। अब एक प्लस की तरफ गया, दूसरा माइनस की तरफ चला गया, इससे हमसे क्या लेना था, दूरी दोनों सेम तय कर रहे हैं। लेकिन जिसमें लगा समय t1 व t2, समय अब की बार अलग अलग हो गया, पहले वाले का t1 समय लगता, दूसरे वाले को t2 समय लगता है, लेकिन दूरी सेम तय करते हैं, दूरी बराबर बराबर जाना है, लेकिन एक को जल्दी पहुंच जाता है एक देर में। अब जल्दी और देर में पहुंचता है, यानी उनमें कला का भी अंतर आ गया। तो कण के कला जो है, कण की कला जो है वो φ1 व φ2 है, सेम वही चीज, उसमें भी स्टेटमेंट लिखना था, ठीक। तो ये हो गई SHM। दोनों कण यहां पर पहुंचे x दूरी पर, एक t1 समय में पहुंचा, एक t2 समय में,
ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं एक ऊपर गया हो, भाई समझिए, एक दाईं ओर गया और दूसरा बाईं ओर भी जा सकता है ना, तो दोनों में स्थिति का अंतर आ गया। हो सकता है भाई हमने यहाँ पर एक ओर लिया है, लेकिन हो सकता है कण दूसरी ओर जा रहा होगा, तब तब उसकी बात हो रही है। तब दोनों की कला क्या है, जब कहेगा कि कला सेम है तब हम φ1 लिखें, फाई लिखेंगे, लेकिन नहीं कह रहा तो φ1 और φ2 लिख दिया। कितना समय लगा कण ए को t1, कला कितनी है φ1, कण दो को कितना लगा t2, कला कितनी है φ2, दूरी कितनी है, कितनी दूरी मूल बिंदु से x, तो y बराबर है साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये हमारी कला होती है। किसी भी कण की बात करेंगे, जितने भी कण हैं सबके लिए ये है, लेकिन अगर बात कण 1 की करेंगे तो कण 1 की कला φ1 है। ठीक, कण 1 की कला φ1 है और ओमेगा टी समय कितना लगा, कण 1 को मूल बिंदु से यहां तक आने में समय कितना लगा, t1 समय। कण 1 को नहीं आने, तरंग को आने में, ऊर्जा को आने में कितना समय लगा, ये चीज है। माइनस के इंटू एक्स, के तो कांस्टेंट ही, एक्स दूरी क्या है, एक्स दोनों के लिए सेम है। अब कण 2 की कला यानी φ2, ओमेगा कण 2 को कितना समय लगता है, t2 लिख दिया गया, माइनस के इंटू एक्स, दूरी दोनों के लिए सेम है तो एक्स सेम। अब की बार के एक्स सेम, वहां पर t सेम था, यहां पर एक्स सेम है। अब हम कलांतर की बात करेंगे। कलांतर यानी कि डेल्टा φ इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1 करिए या φ1 माइनस φ2, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज याद रखिए, माइनस की वजह से आपको डेल्टा जोड़ना पड़ेगा, चाहे φ1 माइनस φ2 चाहे φ2 माइनस φ1। ये कोई सदिश राशि नहीं है कि आप डायरेक्शन की बात करेंगे प्लस माइनस, कुछ नहीं। तो φ2 डेल्टा φ इक्वल्स टू φ2 कितना है, ओमेगा t2 माइनस के एक्स, φ1 कितना है, ओमेगा t1 माइनस के एक्स, आगे माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, के एक्स खत्म, ओमेगा दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ बचा t2 यहाँ बचा t1, t2 माइनस t1। अब ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है और t2 माइनस t1 क्या हुआ है, समय का अंतर डेल्टा टी, और ये कोण का अंतर कलांतर, कला का अंतर कलांतर या कोण का अंतर कलांतर, बात वही हुई ना। तो डेल्टा फाई यानी कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन टी इंटू समयांतर, ये समय का अंतर है। अगर समयांतर करेंगे तो टी ऊपर और 2 पाई नीचे, तो समयांतर बराबर टी अपान, टी है आवर्तकाल एक चक्कर में लगा समय, अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। तो ध्यान से समझिए, अगर कोण सामने है तो कोण रखेंगे, समय सामने है तो समय ऊपर रखेंगे, ये चीज होता है। बाकी तरंग संचरण नियतांक के बारे में हम सब लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एकांक लंबाई पर स्थित दो कणों के मध्य कलांतर को तरंग संचरण नियतांक कहते हैं। एकांक लंबाई 1 मीटर लंबाई पर अगर दो कण है उनके बीच कोण का कितना अंतर है। अब लैम्डा दूरी के लिए ध्यान से समझिए, ये एक सुरंग है एक गर्त है, ये कोण है 180, ये कोण है 180, टोटल कोण कितना बना 180, ये हुआ पाई, 180 मतलब पाई, और ये पाई 2 पाई बन गया, तो 2 पाई हुआ। एक कण यहां पर है और दूसरा कण यहां पर है, हमने मान लिया, ठीक है। तो लैम्डा दूरी के लिए कोण कितना बन रहा है, देखो 2 पाई, लैम्डा दूरी के लिए 2 पाई। 1 मीटर दूरी के लिए कितना आ गया 2 पाई अपॉन लैम्डा। 1 मीटर दूरी के लिए जो कोण का अंतर आता है, यहाँ कोण 0 यहाँ 2 पाई, तो कोण का अंतर कितना आ गया 2 पाई। और कितने मीटर की चाहिए भाई, लैम्डा दूरी के लिए 2 पाई, तो 1 मीटर के लिए 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो 1 मीटर के लिए कितना आ रहा है अंतर कोण का 2 पाई अपॉन लैम्डा, यही आपका के है। इसके बारे में हमने बता भी रखा था, पहले से ही बता दिया था। क्लियर बात, बस यही था, वन शॉट में ये कंप्लीट हो चुका है आपका ये चैप्टर। अब इसके आंकिक प्रश्न बचे हैं। अगला चैप्टर हमारा विस्पंद यानी बीट्स होने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।